एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु और रमा नाम का एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनकी दो बेटियां थी, निशा और ईशा। बड़ी बेटी निशा बहुत ही आलसी थी, लेकिन छोटी बेटी ईशा उतनी ही तेज और होशियार। पिता विष्णु अपने व्यवसाय को लेकर ज्यादातर गांव के बाहर ही रहते थे और माँ रमा एक सुघड़ गृहिणी थी जो अपनी बेटियों की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन, जरा जाओ और अपनी दीदी को कहो कि नाश्ता तैयार है। तुम तो जानती हो दीदी को, मैं उन्हें कैसे जगा सकती हूँ अपने मुंह से। अब क्या ये भी मुझे बताना होगा? क्या मम्मा, आप भी? ये क्या मजाक है? नहीं बिटिया, मैं तो तुम्हें बस छेड़ रही हूँ। ईशा बिना कुछ बोले निशा के बेडरूम में जाती है। पूरे कमरे में हर तरफ पॉपकॉर्न्स के खाली रैपर्स, पिज्जा बॉक्स और केले के छिलके के साथ साथ कंघी, रबर बैंड्स, किताबें और पेन फैले पड़े थे। लेकिन निशा बेफिक्र अपने बिस्तर पर मजे से सोई पड़ी थी। ये सब देखकर ईशा चौंक जाती है। सच में ये तो आलस की देवी है। कॉलेज जाने वाली लड़कियों के कमरे का क्या ये हाल होता है? हद है। ऐसा सोचते सोचते ईशा निशा के पास जाकर उसे उठाने लगी। दीदी दीदी उठो भी, पूरे 8 बज गए, उठो। निशा बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और ईशा को अपने पास मुस्कुराता हुआ पाती है। गुड मॉर्निंग दीदी। GMK। निशा उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। ईशा समझ नहीं पा रही थी कि ये GMK क्या है। वो मासूमियत से अपनी बहन को देखती है। अरे चुटकी, मैंने गाली नहीं दी, मैंने तुम्हें शॉर्टकट में गुड मॉर्निंग कहा, आई समझ में? फिर अचानक निशा को कुछ याद आता है। हे भगवान, ये क्या? मैं बेवजह ही अपनी जीभ को थका रही हूँ, मुझे चुप रहना चाहिए। और वो अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। निशा को मुंह पर उंगली रखा देख ईशा को बड़ा अजीब लगता है। उसी समय उनकी माँ रमा कमरे में आती है। वो ईशा को निशा को घूरता हुआ पाती है और निशा को मुंह पर उंगली रखा देखती है। अरे तुम दोनों बहनें पगला गई हो क्या? क्या तुम्हें जरा सा भी होश है कि समय क्या है? 8 बज रहे हैं, 8। दोनों बहनें मानो नींद से जगी हो। वो झटके से अपनी माँ की तरफ देखती हैं। हे राम, क्या होगा इस आलसी का? अभी भी आंख नहीं खुली है इसकी। 8 बज रहे महारानी, और कब तक सोती रहोगी? अचानक रमा की नजर पूरे कमरे पर पड़ती है। पूरा कमरा बिखरा हुआ देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। मम्मा, दिन के 8 बजे हैं या रात के? चुप रहो, तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो नाम बदलकर निशा से निशाचर रखना चाहिए, जो दिन भर सोती रहती है। जरा अपना कमरा तो देखो। अरे मेरी प्यारी सी भोली सी माँ, आपको जिस तरह से भी मेरे कमरे को रखना है आप रख लीजिए। निशा जमाई लेती हुई बड़ी मुश्किल से उठी और अपने बेडरूम से जाकर हॉल में रखे सोफे पर पसर गई। उधर माँ रमा उसके कमरे को साफ करती है। अच्छा सुनो माँ, मुझे नाश्ता दे दो ना। अच्छा, तो तुम भी अब अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलने लगी, उसी की तरह सुस्त हो रही हो। मम्मी प्लीज, मुझे दीदी से कोई बराबरी नहीं करनी। जैसे ही ईशा डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती है, निशा उसे सोफे से बैठे बैठे पुकारती है। ईशा, ईशा, माय स्वीट सिस्टर। हाँ दीदी, क्या हुआ? तुम इस एंगल से ऐश्वर्या राय लग रही हो। मक्खन ना लगाओ, क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बताओ। ईशा उसे मुस्कुराते हुए देखती है कि अब वो क्या काम बताएगी। यार प्लीज टीवी ऑन कर दो। मुझे पता था कि कुछ काम ही होगा, वरना मैं अचानक कहाँ से तुम्हें ऐश्वर्या लगने लगी। मेरी प्यारी सी चुटकी, रिमोट कहाँ है? अरे दीदी, आपके सामने ही तो टेबल पर रखा है, इतना काम तो खुद कर लो ना प्लीज। लेकिन जब वो नहीं उठाती तो अपने हाथ से उसको देती है। हाथ में रिमोट है ना, कोई हेल्थ चैनल लगा दो। ईशा बिना कुछ कहे हेल्थ चैनल ऑन कर देती है, मगर टीवी की स्क्रीन पर एरर का मैसेज लिखा आता है। निशा ईशा को चैनल बदलने के लिए कहती है, लेकिन दूसरा चैनल पर भी सेम मैसेज लिखा आता है। ये सब देख ईशा को हंसी आ जाती है। अब बताओ बहना, कौन सा चैनल लगाओ? जब हर चैनल पर एरर कोड आ रहा है तो कौन सा चैनल लगाओगी? दीदी, लगता है आज केबल भी सोया रह गया। मुझे छेड़ रही हो तुम? इस बीच उनकी माँ रमा वहां आ जाती है। एक तो तुम लेट सोकर उठी हो, ऊपर से सुबह सुबह टीवी चलाकर गप्पे मारने बैठ गई। जाओ और फटाफट तैयार हो जाओ। तुमने बताया था कि आज तुम्हें एक जरूरी क्लास अटेंड करनी है। अपनी माँ की बात को सुनकर निशा को कुछ याद आ गया। हाँ मम्मा, मैं बस 1 मिनट में नहा धो कर आई, आप प्लीज सब कुछ तैयार रखना। 1 मिनट में? वो कैसे? इतनी जल्दी कैसे तैयार होगी? तुम अपना ज्यादा दिमाग न चलाओ, तुम्हें भूख लगी थी ना, जाओ।
आकर अपना नाश्ता करो। ये सुनकर ईशा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। निशा हॉल से बाहर अपने रूम में जाती है और ईशा नाश्ते के बाद लॉन में पौधों को पानी देने। निशा अपने कमरे से सभी खाली पॉपकॉर्न के पैकेट्स, पिज्जा बॉक्स सब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और वो सारा कचरा बेचारी ईशा पर गिर जाता है। ईशा का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से से हॉल में आती है और जैसा निशा ने कहा था फटाफट तैयार होकर खाने की टेबल पर आ बैठती है। अरे ईशा, ये क्या हुआ? तुम इतनी गंदी कैसे हो गई? ज्यादा बनो मत। वो सब कूड़ा जो तुमने अभी अभी अपनी खिड़की से गिराया था वो मुझ पर गिर गया। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं दीदी। ईशा अपना चेहरा धोने के लिए चली गई। निशा को प्यास लगी। पास ही टेबल पर पानी की बोतल थी, मगर जब उसने देखा कि ईशा नहीं है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, टीवी पे आपका फेवरेट सीन आ रहा है, जल्दी आओ जल्दी। जब निकल ही जाएगा सीन और तब आओगी तो क्या फायदा होगा बताओ। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों पगलों की तरह चिल्ला रही हो? ओह मम्मी, क्या आप जल्दी नहीं आ सकती थी? आपका फेवरेट सीन अब तो खत्म होने वाला है। क्या सच में? रमा ऐसे कहकर रसोई की तरफ बढ़ती है। मम्मा जाते जाते प्लीज ये पानी की बोतल देती जाओ। हद है लड़की, दिनों दिन और आलसी होती जा रही हो। क्या होगा तुम्हारा? बुनबुनाते हुए रमा निशा को पानी की बोतल देती है। उधर ईशा अपना चेहरा धोते हुए हॉल में आती है। दीदी आप इतनी सुस्त हो, फिर भी आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई? आपके बाथरूम में तो टूथपेस्ट भी नहीं है, तो ब्रश कैसे किया? बोलो ना, मुझे जानना है तुम्हारा राज, जल्दी से बताओ। देख चुटकी, मैं जो भी करती हूँ ना शॉर्टकट में करती हूँ, समझी? समझ गई। आपने माउथ वॉश से कुल्ला किया, बॉडी स्प्रे से ड्राई क्लीनिंग और बालों को हेयर ड्रायर से सेट कर क्लिप लगा लिए। जीन्स और टी शर्ट डालने में टाइम लगता है, इसलिए आप सिंपल ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार होगी, है ना? यही है ना आपका राज? समझ गई, देखो मैं। अरे वाह मेरी बहन, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। अब भी तुम मेरे जैसे तैयार हो जाया करो। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारी तरह आलस के कीड़े से नहीं कटवाना खुद को। वैसे तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। वेरी गुड, तुम अपनी गलती बहुत जल्दी मान लेती हो, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नाश्ता करते हुए ईशा गुस्से से निशा की ओर देखती है। निशा को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ जाती है। इसी बीच रमा किचन से गर्म दूध लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। वो देखती है कि ईशा ने अपना नाश्ता पूरा कर लिया है। ओ मम्मी, खाते हुए ना मुझे बड़ा चबाना पड़ता है, क्या कोई और तरीका नहीं है खाना खाने का? हाँ है तो सही, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बताओ तो क्या है? और क्या होगा दीदी, या तो खाने को मुंह में ठूस लो, या फिर दूसरा तरीका है कि खाने को मिक्सर में डालकर पेस्ट बनाकर निकल जाओ। अब जो भी शॉर्टकट लेना चाहो ले सकती हो। तुम चुप रहो, मैं अपने शॉर्टकट्स का ध्यान रख लूंगी, तुम अपना काम करो। दीदी कभी कभी तो मुझे शक होता है, तुम इतनी आलसी हो, कार कैसे चला लेती हो ड्राइव करते वक्त? पैरों और हाथों में दर्द नहीं होता आप तुम्हारे? नहीं बहन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी सहेली सुजाता से ड्राइव करवाती हूँ। वो जोर से ठहाका लगाती है और अपना मोबाइल उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। नारायणपुर नाम के एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम बलाया और कल्पना था। उनका हरीश नाम का एक बहुत ही मासूम और प्यारा सा बच्चा था। पति और पत्नी दोनों अपने बेटे के साथ खूब खेलते थे और उसकी प्यारी बातों को बड़ी खुशी से सुनते थे। वे गांव में मजदूरी करते थे और बड़े मेहनती थे। वे बड़ी खुशी खुशी उसकी देखभाल कर रहे थे। एक दिन अचानक कल्पना बहुत बीमार हो गई और पता चला कि वो और नहीं जी पाएगी। ये सुनकर बलाया बहुत दुखी हो गया। माँ सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ बना है ना, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है, तुम मुझे क्यों नहीं खिलाती? हाय मेरा प्यारा बच्चा, मैं क्या करूं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ और पैर अब काम नहीं करते। अरे ऐसे कैसे हो गया? आपके हाथ और पैर काम क्यों नहीं करते और हमेशा बिस्तर पर क्यों लेटी रहती हो? थोड़ा सा खेलो मेरे साथ, घर और बाहर के काम भी अब पापा ही संभालते। मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं? बेटा मैं बस तुम्हें जन्म दे सकी और कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम्हारे पापा है ना? माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। हरीश खाने के लिए अपनी माँ को पलंग पर खींचने लगता है, पर कल्पना कुछ नहीं कर पाती। वो बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, क्या अब तुम मुझे ऐसे दिन भी दिखाओगे कि मैं अपने बेटे को खाने के लिए रोता हुआ देखूं? इससे अच्छा तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो ना, खाना दे दो माँ, खाना दे दो।
हरीश बड़ी देर तक भोजन के लिए रोता रहता है। अचानक उसके शरीर में दर्द उठता है और वो मर जाती है। हरीश की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की महिला पार्वती वहां आती है और हरीश को उठा लेती है। वो हरीश को चुप कर आती है, लेकिन कल्पना को देखकर सन्न रह जाती है। हे भगवान, लगता है कल्पना मर गई और हरीश भूख के मारे रो रहा है। पार्वती हरीश को अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और थोड़ी देर बाद अपने ही घर में सुला देती है। शाम को बलाया रोज की तरह जब अपने घर लौटता है तो वो कल्पना को इस तरह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो बार बार कल्पना को वापस जगाने की कोशिश करता है और हरीश को ढूंढने लगता है। हरीश को पार्वती के घर से लाकर फिर वो कल्पना का अंतिम संस्कार कर देता है। अगले दिन सुबह हरीश अपनी माँ को नहीं पाता। पापा, माँ कहाँ है? वो मुझे घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही। बेटा, माँ भगवान के पास चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो यही थी, मैंने तो कहीं जाते नहीं देखा। बुलाओ जल्दी, मुझे इसके साथ ही सोना और खेलना है। हरीश की ऐसी बातें सुनकर बलाया को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने मासूम बेटे को कैसे समझाए। वो भी उदास हो जाता है। हरीश थोड़ी देर बाद अपनी माँ के लिए रोता हुआ सो जाता है और बलाया को लगता है कि वो अकेले नहीं संभाल पाएगा। अगले ही दिन सुबह वो सुभद्रा और उसकी बेटी रानी को हरीश की देखभाल के लिए ले आता है। पापा, ये कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा, तुम कल माँ के लिए कह रहे थे ना, आज से यही तुम्हारी माँ है, ठीक है? ये सब सुनने के बाद तुरंत ही उसकी नई पत्नी सुभद्रा हरीश को गोद में लेकर उसे बड़े प्यार से गले से लगाती है। सुभद्रा हरीश को दूसरे कमरे में ले जाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। सुभद्रा की बेटी रानी को यह अच्छा नहीं लगता। उसे धीरे धीरे हरीश से नफरत होने लगती है। वाह, मैं अपनी माँ की लाडली थी, मुझसे ज्यादा खास मेरी माँ के लिए इस दुनिया में और कोई नहीं था। फिर एक शाम रोज की तरह रानी और हरीश दोनों खेलते हुए एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते हैं। हरीश रानी से तेज दौड़ता है और हार की वजह से गुस्से में आकर हरीश को वो एक पत्थर मार देती है। हरीश दर्द से रोने लगता है, लेकिन अचानक रानी भी रोने लगती है और सुभद्रा के पास भागकर पहुंच जाती है। अरे, ये क्या हो गया? क्यों रो रही है? माँ, हरीश ने मुझे बहुत जोर से मारा। पर क्यों मारा तुझे? बुलाओ उसे। हरीश कहाँ है? इसी बीच हरीश भी वहां आ जाता है। वो उसे डांटते हुए कहती है, मेरी बेटी को मारा क्यों? मैंने उसे नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा? मैं तो दौड़ में जीत गया था, उसने मुझे मारा। फिर वो अपनी माँ को अपनी चोट दिखाता है जो उसके पैर पर लगी थी, लेकिन सुभद्रा को उस पर भरोसा नहीं होता। तुम कितने घमंडी हो, एक दौड़ ही तो थी, उसमें लड़ाई करने की क्या बात थी? क्यों मारा? झूठ बोल रहे हो ऊपर से, बदतमीज, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं समझ गई हूँ, दिन भर बस खाने और काम न करने के कारण ऐसे हो गए हो, कोई तमीज ही नहीं, हद हो गई। सुभद्रा चारों ओर देखती है और उसे कुएं के पास बहुत सारे मैले कपड़े दिखते हैं। वो हरीश को वहां खींच कर ले जाती है और उसे धमकाते हुए कहती है, मेरे सामने बदतमीजी करते हो, चुपचाप इन सभी कपड़ों को अच्छी तरह धोकर लाओ। एक भी कपड़ा फट गया और अच्छी तरह से ना धुला तो खाने को कुछ नहीं दूंगी। चुपचाप अपना काम करो। ऐसे गुस्से में बोलकर सुभद्रा घर के अंदर चली गई। हरीश की हालत देखकर रानी हंस पड़ती है। बेचारा हरीश रो रो कर कपड़े ठीक से धोने की कोशिश करता है। अरे नालायक, थोड़ा ढंग से धो, वरना याद रखना खाना नहीं मिलेगा। मैं ही पागल थी जो प्यार से बात करती रही, तुम इस लायक हो नहीं। हरीश ने बिना कुछ बोले कपड़े धोकर सुखाए, लेकिन रानी धुले हुए कपड़ों पर मिट्टी डाल देती है और अपनी माँ को उसे दिखाने के लिए लाती है। कपड़ों पर कीचड़ देखकर सुभद्रा को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हरीश के कमरे में जाती है। वो सो रहा था। सुभद्रा उसे ठोकर मारकर जगाती है। माँ, मेरे हाथों में कपड़े धोने की वजह से दर्द हो रहा है, इसीलिए सोने लगा। अच्छा, फिर से झूठ। कपड़ों पर अभी भी कीचड़ लगा है, इसीलिए उन्हें फिर से धो, और मुझे बर्तन भी धुलवाने हैं। उसके बाद फर्श पर झाड़ू भी लगाना, समझा? मुझे इस बारे में किसी काम में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, वरना बुरा हाल कर दूंगी तुम्हारा। सुभद्रा इस तरह चिल्लाकर सो जाती है। हरीश तब सभी बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से धोता है, लेकिन रानी उसे परेशान करने का फैसला करती है
और सारे बर्तनों पर गंदा पानी डाल देती है। हरीश को गुस्सा आता है लेकिन चुप रहता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी और उसे मार पड़ेगी। इसके बाद हरीश जैसे ही फर्श की सफाई करने लगता है, रानी पानी का एक बर्तन लाकर फर्श पर डाल देती है। सुभद्रा सोकर उठती है और कहती है, देखो अब तुम्हारे पिता काम से लौटेंगे, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार कर दो। हरीश चुपचाप लकड़ी के लट्ठों से आग की तैयारी करता है और फिर एक बर्तन में पानी भरने के लिए कुएं के पास जाता है। वो उस भारी बर्तन को आग के पास ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिसलकर उसके हाथ से गिर जाता है। सुभद्रा बर्तन की आवाज पर भागकर बाहर आती है और गुस्से में आग से जलती हुई लकड़ी को उठा लेती है। वो हरीश को आग से जलाने की कोशिश करती है। इसी बीच, अरे अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? सुभद्रा लट्ठे को गिरा देती है और बिना कुछ बोले चुपचाप घर में चली जाती है। बलाया हरीश को अपनी बाहों में उठाता है तो हरीश जोर जोर से रोने लगता है। पापा, मुझे माँ नहीं चाहिए। माँ और बहन दोनों मुझे हर समय गुस्सा करती है और घर का सारा काम करवाती है। मुझे अभी मारना भी चाह रही थी, जला रही थी मुझे। हाय मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, सुभद्रा की अचानक नींद टूट जाती है। वो पानी पीने के लिए रसोई में आती है। वो अचानक देखती है कि घड़े का ढक्कन हवा में उड़ने लगा। सुभद्रा बहुत डर जाती है। डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तभी वो देखती है कि कल्पना की प्रेतात्मा हवा में उड़ रही है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे? तुमने और तुम्हारी बेटी ने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे प्यारे से बच्चे को इतनी बुरी तरह से रखोगी? भूत की बात सुनकर डरी हुई सुभद्रा उससे माफी की भीख मांगती है। मैं गलत थी, मैं गुस्से में पागल हो गई थी, मेरी गलती है। मुझे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो, माफ कर दो। इसे अपने दिमाग में रखो, अगर तुमने या तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई तो अगले ही पल तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं। अब हर पल अपने बच्चे के साथ रहूंगी, याद रखना, और तुम पर भी नजर रखूंगी, समझी? सुभद्रा माफी मांगती रहती है और इस तरह वहां से प्रेतात्मा गायब हो जाती है। वो पानी भी नहीं पीती, तुरंत सोने चली जाती है, लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आती। अगले दिन से माँ और बेटी दोनों हरीश के साथ प्यार से पेश आने लगती हैं।